नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज संडे है तो मैंने सोचा कि आज दिन की शुरुआत दो पॉजिटिव खबरों से की जाए। पहली, बांग्लादेश। आप सबको याद होगा बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस बैठा है, इसने एक बार कहा था कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वो बांग्लादेश से लैंडलॉक्ड है। अब ऐसा लग रहा है कि उस कहते हैं ना कि दिन में एक बार सरस्वती जीवा पे बैठ जाती है, ऐसा लग रहा है कि उसके साथ उल्टा हो गया है। क्या भारत बांग्लादेश को लैंडलॉक करने जा रहा है? क्या समुद्र का रास्ता भी भारत बंद करने जा रहा है? पहली बात होगी इस विषय पर। और दूसरी कि किस तरीके से यूरोपियन नेता, खासकर इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने कह दिया कि भैया ऐसा है, अब भारत के बिना हमारा काम चलता नहीं है। भारत और मोदी ही हैं जो शायद हमें, जो ये फंसे हुए हैं ना बीच में सैंडविच, पुतिन और ये ट्रंप के बीच में, शायद मोदी और भारत ही हमें वहां से निकाल सकता है। तो इन दोनों विषयों पर चर्चा होगी। पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। और दोनों ही जगह हैं जो अंकल सैम जिस तरीके से भारत को आर्म ट्विस्ट करने का प्रयास कर रहा है, दोनों ही जगह अंकल सैम को जवाब दिया गया है। देखिए, भारत है ना एक बड़ा रथ है, धीरे धीरे चलता है लेकिन सही दिशा में चलता है। आप स्पीड पे कह सकते हैं स्पीड धीरे है लेकिन दिशा बिल्कुल सही है। पहले बात बांग्लादेश की। मोहम्मद यूनुस चाइना जाता है और वहां जाके कहता है कि भैया भारत, हम तो गार्डियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है भारत के, और वो लैंडलॉक्ड है, हम जैसे चाहेंगे वैसे इसमें कार्यक्रम कर सकते हैं। और यही प्रयास था उनका, इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसको जैसा शर्जील इमाम कहता है कि हम चिकन स्नैक काट सकते हैं। खैर वो सपना ही है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो वो इस तरह की धमकी देता था। तो भारत ने कहा बहुत बेहतर है भैया, तुम 3 जगह से तो घिरे हो जमीन से, अब बचा समुद्र, उसका भी हम तुम्हारा कार्यक्रम सेट कर देते हैं। इससे पहले भारत 3 मिलिट्री बेस, तो ऑलरेडी 4 मिलिट्री बेस ऑलरेडी कह चुका है कि हम बना रहे हैं बांग्लादेश के चारों तरफ, किशनगंज, चोपड़ा, धुबरी, उसके अलावा परवा चौथा आने वाला है। तो भारत ने कहा कि भैया जमीन तो हो गई सुरक्षित, अब बारी है समुद्र की। तो भारत अब एक नेवल बेस बनाने जा रहा है हुबली के अंदर, हाँ माफ कीजिएगा, हल्दिया के अंदर। और ये कलकत्ता से 100 किलोमीटर बांग्लादेश की तरफ है। और ठीक ये जो बे ऑफ बंगाल का मोहाना है ना, जहां बिल्कुल बे ऑफ बंगाल है, वहां पर है। कलकत्ता पोर्ट के साथ तो दिक्कत यह है कि वो हुबली नदी में अंदर जब जाएंगे थोड़ा सा, वो तो अंदर जाकर है, एक तरीके से इनलैंड पोर्ट है वो। और वहां पे बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जा नहीं सकती क्योंकि ड्राफ्ट बहुत ज्यादा नहीं है, गहराई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हुबली के साथ, ये हल्दिया के साथ वो दिक्कत नहीं है। हल्दिया एक डीप वाटर पोर्ट के तौर पर, उसे एक नेवल डिटैचमेंट के तौर पर वहां धीरे धीरे अब उसे डेवलप किया जाएगा। और यहां से पूरे के पूरे जो बे ऑफ बंगाल है और जो बांग्लादेश का नीचे का हिस्सा है, उस पर नजर रखी जाएगी और उसे कभी भी कट ऑफ किया जा सकता है। और बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जो वो अपने लिए डिफेंस मैकेनिज्म कहता है ना, बांग्लादेश ये कहता है कि भैया ऐसा है कि हमारे यहां नदियां बहुत हैं, तुम आओगे तो इन नदियों में डूब जाओगे, कहां से लाओगे अपने सारे हथियार भैया इतना पानी है हमारे यहां तो, और कम से कम 3-4 महीने जो मानसून के रहते हैं उसमें तो इतना ही पानी रहता है कि कोई भी किसी भी तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सपेडिशन या किसी भी तरीके से भारत कुछ कर नहीं सकता। तो वो उसे अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर देखता है। भारत ने उसी का काउंटर ढूंढा है। जो ये हुबली पोर्ट है, ये एक छोटा सा डिटैचमेंट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। इससे पहले भारत का जो मेन बेस था वो विशाखापट्टनम तक था, यानी विशाखापट्टनम से लेकर और कोलकाता के बीच में काफी ऐसी जगह रह जाती है जहां भारत ने कुछ डेवलप नहीं किया, तो उसे लगता था मेरा बैकयार्ड है, क्या जरूरत है मुझे कुछ करने की। लेकिन अब भारत को लग रहा है कि बांग्लादेश के ठीक नाक के नीचे भी ये करना पड़ेगा। एक छोटा सा डिटैचमेंट बनाया जा रहा है जिसमें लगभग 100 अधिकारी, सेलर और ये सब होंगे, क्योंकि जिस तरीके से चाइनीज, अमेरिकन, पाकिस्तानी शिप्स यहां पर आ रही हैं, तो भारत के लिए अब ये खतरा बनता जा रहा है। उसको काउंटर करने के लिए हमें निश्चित तौर पर यहां पर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यह बांग्लादेश का मैप है। बांग्लादेश इस मैप के माध्यम से यह दर्शाना चाहता है कि हमारे यहां इतनी नदियां हैं कि आप हमारे यहां अंदर आ नहीं सकते, आएंगे तो आपकी स्पीड बहुत धीरे हो जाएगी, आप फंस जाएंगे।
एक स्पीड से तेजी से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस दौरान हम इंसर्जेंसी के माध्यम से, गुरिल्ला वॉरफेयर के माध्यम से आपको बहुत कुछ जवाब दे सकते हैं। ये बांग्लादेश की स्ट्रेटेजी है, या बांग्लादेश को जो चला रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी है। तो भारत ने जो ये पोर्ट डेवलप किया है, इसमें छोटी स्मॉल गन बोट्स भारत रखेगा। छोटी छोटी बोट है जो 10, 12, 15 आदमी लेके और बहुत तेजी से चल सकती हैं, और उनके ऊपर गन्स लगी हुई हैं। साथ ही लॉइटरिंग एम्यूनिशंस हैं कि फटाफट अंदर गए, स्पेशल ऑपरेशन किया, कार्यक्रम निपटाया और फटाफट उन नदियों में से निकल के बाहर आ गए। आप जब तक कुछ समझेंगे तब तक कार्यक्रम समाप्त हो चुका होगा। भारत इसके माध्यम से जो ये पूरा पोर्ट बना रहा है, इसके माध्यम से जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करना चाहता है कि कोस्टल पेट्रोल भी यहां से हो सके। कोस्ट गार्ड वगैरह सब काम करते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त, क्योंकि अभी तक तो बांग्लादेश था, अब चाइना को भी बुला लेता है, अमेरिकन शिप्स भी यहां आ रही हैं, वो पीएनएस, पाकिस्तान का पीएनएस सैफ जो मिसाइल फ्रिगेट है, चाइनीज मिसाइल फ्रिगेट है, वो भी यहां पर आया था नवंबर के अंदर। तो भारत वो सप्लाई लाइन अगर मान लीजिए चोक करनी पड़ जाए, हमने किया था ना 1971 में कराची का, तो उसके लिए जरूरी है। खैर वो सप्लाई लाइन काटने के लिए तो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर वो सब है, लेकिन आपको सर्जिकल पिन पॉइंटेड स्पेशल ऑपरेशंस करने पड़े, उसके लिए बहुत जरूरी है। और पीस टाइम में कोस्टल जो पेट्रोलिंग है उसके लिए बहुत जरूरी है। कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है उसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सब के लिए भारत अब स्पोर्ट को डेवलप कर रहा है। इसके साथ साथ इसके ऊपर भारत जो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स हैं उनको डिप्लॉय करेगा, जिसपे लगभग 10 से 12 आदमी बैठ सकते हैं, और उसके ऊपर CRN-91 गन्स होंगी। CRN-91 गन माउंटेड जो इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स हैं उनको लगाया जा रहा है। इसके अलावा न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, ये और थोड़ी बड़ी है, इस पे कुछ और एक्स्ट्रा लोग आ सकते हैं, इस पे भी यही गन लगी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो नागास्त्र ड्रोन्स हैं वो भी इसके ऊपर डिप्लॉय होंगे, वो लॉइटरिंग एम्यूनिशन के तौर पर काम कर सकते हैं। आपने देखा था ना पाकिस्तान में एकदम वीडियो में आवाज आती थी, पाईजान कुछ आ रहा है पाईजान, और एकदम शू करके आता था और ठक देनी से जहां मारना होता था वहां कार्यक्रम निपटा देता था। तो उसी तरीके से लॉइटरिंग एम्यूनिशन और मतलब ड्रोन्स के रूप में नागास्त्र वो भी इसके ऊपर डिप्लॉय होंगे। यानी आपकी एक छोटी सी बोट है, जैसे मुक्ति वाहिनी करती थी ना 1971 में, भैया नदी की दिक्कत तो उनके लिए भी आ रही थी ना उस युद्ध में, तो वो क्या करते थे, छोटी सी बोट पकड़ी, 10, 15, 5, 7 जितने भी आदमी उसके ऊपर बैठे, फटाफट गए, कार्यक्रम निपटाया, बोट में बैठे और वापस आ गए। जो नदियां इनका डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर ये प्रस्तुत कर रहे हैं, वही नदियां अब इनके लिए परेशानी बनेंगी, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। आप कहां कहां चेक करोगे कि कहां से कौन सी क्राफ्ट आ रही है, कौन सी बोट आ रही है। तो इसलिए जो डिफेंस मैकेनिज्म था वही कहते हैं ना ऊनो रिवर्स हो गया, अब वो होने के लिए दिक्कत परेशानी हो रही है। और भारत हल्दिया के अंदर जो ये पोर्ट डेवलप कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहा है। कलकत्ता का पोर्ट थोड़ा अंदर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट है, ड्राफ्ट कम है, भारी शिप्स वहां नहीं जा सकती। मान लीजिए कल को कोई भारत को फ्रीगेट है, कोई बहुत बड़ी शिप है यहां डिप्लॉय करनी है, हल्दिया में डिप्लॉय करेगा और खड़ा कर देगा और कहेगा, होता ना जैसे चौकीदार आदमी बैठ जाता है, हाँ भाई आओ कौन सा आएगा, तो वो वाला सिस्टम ये करने का प्रयास है। तो अब आप ये मान सकते हैं भारत जिस दिन, अभी तक तो बात होती है 48 घंटे 72 घंटे में कार्यक्रम निपट जाएगा, अब तो 10 मिनट में लैंडलॉक्ड है बांग्लादेश। ये करने का प्रयास है भारत का। भारत करेगा नहीं करेगा वो अलग चीज है, एस्केलेशन मैट्रिक्स किस लेवल पर जाएगी वो एक अलग चीज है, लेकिन भारत अपने वो सारे ऑप्शंस खुले रखना चाहता है कि कल को ये सिचुएशन आए, और ये दबाव भी है बांग्लादेश पर, ये उसे मैसेज भी है। और मैसेज तो मोहम्मद यूनुस को भारत इस तरीके से भी दे रहा है कि जो तारिक रहमान आता है जब बांग्लादेश, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से लिखी पर्सनल चिट्ठी उसे भेजते हैं, जयशंकर उसे लेकर जाते हैं, और उसके बाद तारिक रहमान के साथ जो बांग्लादेश में भारत का एम्बेसडर है वो भी मुलाकात कर रहा है। तो भारत मोहम्मद यूनुस के अलावा और भी ऑप्शंस खोल रहा है और लोगों से भी बातचीत कर रहा है कि भैया तेरे भरोसा नहीं हम, और बैकडोर से जमात से भी बात चलती है। तो भारत ऑप्शन हर एक खुला रख रहा है
खैर, ये तो बात हो गई जो छोटी न्यूसेंस वैल्यू थी उसको। भारत काउंटर कैसे कर रहा है, क्या उसका इलाज करा है। अब उसके बाद अब जो वेस्ट है और जो गोरे हैं, जो एंटाइटल्ड गोरे हैं, जो ये मानते हैं कि भैया हम ही इस दुनिया को चला सकते हैं, अब वो भी किस तरीके से परेशान हैं। और उनकी तरफ से भी कहा जाने लगा कि भैया भारत ही अब इस वैतरणी से पार लगा सकता है। और ये बात खुद इमैनुअल मैक्रो ने कही, एग्जैक्ट नहीं कही, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत ही है जो G7 और ब्रिक्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकता है। कारण क्या है, वेस्ट में जो यूरोप है वो फंस गया है। जो उसका ईस्टर्न फ्लैंक है वहां पुतिन लगा हुआ है, रशिया लगा हुआ है कि भैया यूक्रेन को का कार्यक्रम निपटाना है। उधर से जो वेस्टर्न फ्लैंक है और जो मदद कर रहा था अमेरिका, वो भी एक तरीके से रिवर्सल हो चुका है। वो पुतिन से ज्यादा खतरनाक हो गया। वो तो सीधा ही ये कहता है कि हम ग्रीनलैंड कब्जा कर लेंगे। ये मल्टीलेटरल फोरम वोरम मैं इसमें मानता ही नहीं। 66 तो अमेरिका ने एक ही दिन में छोड़ दिए कि मल्टीलेटरल फोरम वोरम छोड़ दो, हमें कोई जरूरत नहीं है। वही अमेरिका कह रहा है कि ऐसा है, अपनी जीडीपी का 5% अब सिक्योरिटी पे खर्चा करो, मैं नेटो वेटो में कोई पैसा नहीं लगा रहा। और कोई अचंभे की बात नहीं है, किसी भी दिन ट्रंप आके कह दे। वैसे ही होना बहुत ही मुश्किल है, वहां का जो डीप स्टेट है या वहां का जो आप कह सकते हैं सिक्योरिटी अपरेटस है, वो करने नहीं देगा। लेकिन ट्रंप बीइंग ट्रंप किस दिन कह दे मैं नेटो से बाहर हो रहा हूं, फिर क्या कर लेंगे ये। तो वही परेशानी अब इनको समझ आ रही है कि मान लीजिए ट्रंप ने कल को ऐसा कार्यक्रम कर दिया तो भैया पुतिन से कौन बचाएगा। और सबकी नजर इसीलिए भारत की तरफ है। इसलिए इमैनुअल मैक्रो को ये कहना पड़ रहा है कि भैया ऐसा है, मदद करो। और कहीं ना कहीं फ्रांस बहुत हद तक एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और सोवरेनिटी के साथ काम करने वाला देश है, पहले से भी। बहुत ज्यादा लाइन टो नहीं करता वो यूएस की, ठीक है, उसी कैंप में है, उसी तरीके से सोचता है, लेकिन कई बार वो अलग तरीके से भी बिहेव करता है। यूके की तरह नहीं है, पूछ पकड़ ली अमेरिका की और बस सांप के पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं। सांप कुएं में कूद रहे हैं तो उनसे पहले कूद रहे हैं, वो वाला सिस्टम नहीं है। और अब वो उम्मीद अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भी और अपनी सिक्योरिटी के लिए भी भारत से ही ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। इमैनुअल मैक्रो आ रहे हैं भारत, अगले महीने शायद एआई समिट होने वाली है, उसके लिए शायद आएंगे। और उससे पहले ये बड़ा बयान दिया है। दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली, अपनी अर्थव्यवस्था बचानी, उसके लिए बड़ी डील लेकर आ रहे हैं $22 बिलियन की। साथ ही एक ये प्रेशर है अमेरिका पे कि भैया ऐसा है कि हम ब्रिक्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस ब्रिक्स के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं होने नहीं दूंगा डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स को सफल नहीं होने दूंगा, तो ये वेस्ट के ऊपर भी प्रेशर है कि भैया हम ब्रिक्स में भी जा सकते हैं। और भारत को भी ये समझ आ रहा है, या कम से कम वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसा है कि हम एज ए काउंटरवेट आपके लिए चाइना के खिलाफ ब्रिक्स में बन सकते हैं। अब भारत इस बेट को लेगा नहीं लेगा, क्या होगा वो अलग बात है, क्योंकि इस साल जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास है और G7 की जो प्रेसिडेंसी है वो फ्रांस के पास है। तो दोनों दूसरे को ऐसे स्पेशल इनवाइटी बुला सकते हैं। और फ्रांस चाहता है कि मैं ब्रिक्स का मेंबर बनूं, इसीलिए वो ये सारे लारा लप्पा कर रहा है, इसलिए ये सारा बेट डाल रहा है। अब इसमें कहां तक प्रोग्रेस होगी, क्या होगा, वो एक अलग चीज है। भारत के साथ $22 बिलियन की राफेल की डील हो रही है। $22 बिलियन, वो है ना अमेरिका वाला, वो चाहता है ना हमारे साथ भी डील हो। डोनाल्ड ट्रंप इसी चक्कर में लगा रहता है ना, डील डील डील, मैं तो डील ब्रेकर हूं, डील कर सकता हूं। वहां नहीं हो रही भारत की। वो कहना पड़ा ना उसे, उसके आदमी को, कि भैया वो हम तो सोच रहे थे भारत के साथ तो हो गया एफटीए, फाइनल हो गया, हमने इस चक्कर में कि भाई भारत तो हो ही गया, कर ही लेंगे, हमने इस चक्कर में इंडोनेशिया और दूसरे देशों से हायर रेट पे एफटीए कर लिया और एंड टाइम पे भारत को पीछे हटना पड़ा। अब हमें वहां हायर रेट पे एफटीए करना पड़ रहा है। तो वहां तो डील नहीं हुई, लेकिन यहां हो गई है। 114 राफेल आ रहे हैं, जिसमें से 90 राफेल 4.5 जनरेशन के हैं और 24 के लगभग 5th जनरेशन के हैं। और एमआरओ फैसिलिटी ऑलरेडी भारत में बन चुकी है। और जो उनकी बॉडी है वो टाटा एडवांस्ड एरोस्पेस लिमिटेड वो ऑलरेडी भारत में बना रही है। यानी जो राफेल बनेगा उसका लगभग 70% तक जो कंपोनेंट है वो भारत से ही प्रोक्योर होगा, भारत में ही कंपनियां बनाएंगी और यहीं पर असेंबल होगा, सब कुछ यही कार्यक्रम होगा। तो मेड इन इंडिया को भी एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है इससे। और $22 बिलियन की डील है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आके फट फट, अमेरिका का राष्ट्रपति भले ही है
लेकिन $22 बिलियन सुन के अच्छे अच्छों की आंखें फट जाती हैं, और पाकिस्तान जैसे को तो कुछ और। उसके बाद इमानुएल मैक्रोन ही नहीं, जर्मनी का चांसलर भारत आ रहा है। $72 बिलियन, माफ कीजिएगा, 72,000 करोड़ की डील उससे हो रही है। भारत सबमरीन खरीद रहा है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की से लैस जो सबमरीन्स है, भारत उसकी डील करने वाला है। यानी जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो भी भारत आ रही है, जो सबसे इंडिपेंडेंट कंट्री है वो भी भारत आ रही है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, वो भारत आ रही है, क्योंकि वो चाहती है ईयू के साथ एफटीए साइन हो जाए। भारत के साथ तो वो एफटीए साइन करना चाह रहे हैं, और अमेरिका के साथ ये कह रहे हैं कि भैया हम एक बार इसे रिवाइज करना चाहते हैं, इसमें संशोधन हो जाए। वहां ये उल्टा हो रहा है, और संभवतः जहां तक जानकारी है, शायद वो 26 जनवरी की जो परेड होती है उस पर शायद मुख्य अतिथि भी वही रहेगी। तो ये तीन बड़ी एंटिटी यूरोप में से जो अपने आप को वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा दिखाती हैं, वो भारत की तरफ देख रही हैं भविष्य के लिए। देखिए, ये वापस से कहूंगा, ये टेस्ट भारत का है। वो देख रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि भारत इस चीज को कैसे कैपिटलाइज करता है, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कर, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर, अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर कर, अपने वर्चस्व का इस्तेमाल कर कर इन चीजों को अपने लिए मटेरियलाइज करता है। ये टेस्ट है। लोग तो आपके पास आएंगे क्योंकि आप उस पोजीशन पे बैठे हुए हैं फिलहाल कि सब आपकी तरफ ही देखेंगे, और ये गोल्डन एरा है, गोल्डन पीरियड है। यहां से या मेक और ब्रेक वाली स्थिति है, या तो आप बेहतर करें, ऊपर चलें, या नीचे चलें। क्योंकि अगर यहां से एक बार विश्वास टूटा तो उसको बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप उसके बाद कुछ भी करते रहिएगा, वो आप उस तरीके से अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में उन चीजों को नहीं ले पाएंगे। तो बहुत बारीकी से आपको यहां आगे बढ़ना है। उसके अलावा साफरान की डील हो रही है, जो तेजस मार्क 2 और एमका में लगेगा। वो भी लगभग $7 बिलियन की डील है, वो भी फ्रांस से हो रही है। उसके अलावा इजराइल से हो रही है $8.5 बिलियन की। आप मिसाइलें खरीद रही है 4-4, और इजराइल के साथ तो पहली शायद वेस्टर्न कंट्री होगी, उसके साथ एक और डील हो रही है कि इजराइल और भारत के साथ जो भी व्यापार हो वो रूपी टर्म्स में हो, रूपी में ट्रेड हो। उसके लिए बाकायदा एसबीआई पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार कर रही है कि किस तरीके से जो भी व्यापार हो इजराइल से, एफटीए साइन होने की बात चल रही है, तो वो सारा रूपी टर्म्स में होना चाहिए। बहुत बड़ी लेवल पे, मतलब इजराइल की आबादी के हिसाब से एक बड़ी लेवल पे भारत के कामगार वहां काम कर रहे हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड हर तरीके से, वो भी पैसा भारत भेज रहे हैं। भारत मिसाइल की डील कर रहा है। इजराइल तो सहयोगी है, बहुत अच्छा सहयोगी है अमेरिका का, उसके साथ तो इतनी ये सब कार्यक्रम नहीं हो रहे। बहुत सारे और डिफेंस डील चल रही थी, उनमें से कुछ पॉज भी कर दी भारत ने मैसेज देने के लिए अमेरिका को। इसीलिए इसी फ्रस्ट्रेशन में ट्रंप कहता है कि अरे मोदी का तो मुझे फोन आया, जी सर। उधर से वो लटनिक कहता है अरे मोदी ने फोन नहीं किया। तो जिस तरीके से गुड कॉप बैड कॉप और ये सब करके भारत पे जो प्रेशर बनाने का प्रयास है, उसके बीच में जो ये सब हो रहा है, ये एक तरीके से अमेरिका को और परेशान करेगा और खुजली करेगा ट्रंप। और स्थिति यहां तक आ गई है कि जो फ्रांस की पार्लियामेंट है उसमें एक रेजोल्यूशन रखा गया है कि फ्रांस को नाटो से ही बाहर हो जाना चाहिए। और ये ऑलरेडी कह चुका है जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर कि अगर ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो भैया ऐसा है, हम अपनी फौज बनाकर उनसे लड़ेंगे। भैया तुम्हारी औकात तो कुछ भी नहीं है। तुम यूरोप में अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो तुम यूक्रेन में 7-8-10 घंटे भी नहीं टिक पाओगे, और फेंक इतने बड़ी बड़ी रहे हो। तो कुल मिलाकर दम वम कुछ नहीं है, सिर्फ चिल्ला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वो सैंडविच बन चुके हैं अमेरिका और रशिया के बीच में। और चाइना पे वो विश्वास कर नहीं सकते क्योंकि वो इनसे भी बड़ा गाहक है। तो अगर कोई बचा तो भारत ही है जो पुतिन से भी बात कर सकता है, ट्रंप से भी बात कर सकता है, और फिलहाल आजकल चाइना से भी थोड़ा संबंध बेहतर है या कम से कम ठीक ठाक हैं, तो वहां पर भी फोन मिलाया जा सकता है। इसीलिए उसी नजर से सब भारत की तरफ देख रहे हैं। अब वापस से यही कहूंगा कि अब टेस्ट
इन देशों का नहीं हो रहा है कि इनके साथ क्या होगा। ये तो गॉन केस है, डिक्लाइनिंग पावर है, यहां से ये ऊपर तो जा ही नहीं सकते, फ्लैट भी नहीं रहेंगे, नीचे ही जाएंगे। बात ये है कि यहां से भारत कहां जाएगा, अपनी नियति भारत कैसे लिखेगा, ये यहां ज्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, इन चीजों पे और जो भी जानकारी निकलेगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।